हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 14, 9 क्लास का है ये चैप्टर। और चैप्टर का नाम है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें किसने दिए हैं, हमारे नेचर ने गिफ्ट किए हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कि आपका हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए इसके बारे में ये आपके चैप्टर में हिंदी में इसको हम प्राकृतिक संपदाएं बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ इसमें क्या बताया गया आपको। आवर प्लेनेट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। आपको पता है एक ही प्लेनेट है हमारे बाकी प्लेनेट्स में से जिसके ऊपर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। लाइफ ऑन द अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। जो हमारे प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब देखिए इन फैक्टर्स की बात की गई है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। एक तो है यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना ही बहुत कम टेम्परेचर है। एक रेंज है टेम्परेचर जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वाटर है यहाँ पे, फूड अवेलेबल है यहाँ पे, इसलिए हम बोल सकते हैं जो अर्थ है उस पर लाइफ पॉसिबल है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ पे और जो यहाँ की जो डिस्टेंस है सन से वो भी क्या है, एक मतलब उतनी डिस्टेंस पे है जितनी की सनलाइट की अकॉर्डिंग हमारी नेसेसिटीज़ है। मतलब ना तो ज़्यादा टेम्परेचर है, सन इतनी पास में है और ना ही इतनी दूर में है कि जो हमें यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम या ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल अर्थ के ऊपर, जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है वो सभी ज़रूरी है हमारी लाइफ को सर्वाइवल करने में अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से रिसोर्सेज हैं। देखिए आपको पता भी है कि यहाँ पे क्या है, लैंड है, वाटर है, एयर है। लैंड है मतलब ज़मीन, ज़मीन पे आपकी क्या हो गई, सोइल, जिससे आपका फूड वगैरह बनेगा, प्लांट्स उगेंगे वहाँ पे। पानी है, हवा है, और ये सब रिसोर्सेज क्या है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है। यहाँ से 3 डेफिनेशन करेंगे अभी हम। तीनों की तीनों डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है। सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जो अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आउटर क्रस्ट है अर्थ की, जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। वाटर हमारी जो अर्थ पे अवेलेबल है सरफेस पे वो कितना अवेलेबल है, 75% वाटर अवेलेबल है। और जो ये वाटर अवेलेबल है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। उसके बाद है जो एयर है वो क्या करके रखती है, हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखा है अर्थ को एयर ने, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस एयर की लेयर को एटमॉस्फेयर। तो जो लिविंग है, जो लाइफ है हमारा, वो इनों तीनों जोन्स की वजह से पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। तो ये सारे जो लाइफ सपोर्टिंग जोन्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फीयर को और लिथोस्फीयर को, इनका जो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ का स्फीयर। लाइफ का स्फीयर कौन है, आपकी अर्थ। क्यों है लाइफ का स्फीयर, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर मतलब एयर है, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड है, सोइल है, उसके ऊपर प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे जिसकी वजह से हमें फूड अवेलेबल होगा। तो उस वजह से हम बोल सकते हैं अर्थ क्या है, हमारा एक लिविंग स्फीयर है। लिविंग थिंग कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। किसका बायोटिक कंपोनेंट, बायोस्फीयर। मतलब अर्थ के जो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, सारे की सारी लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सभी क्या हैं, हम हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें बायोस्फीयर की, एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है। अभी हमने बात की थी हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, तो ये सारे क्या हैं, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अब हम स्टडी करेंगे कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका हमारी अर्थ के ऊपर क्या रोल है, कि अर्थ के ऊपर लाइफ क्या रहे, पॉसिबल रहे, लाइफ सस्टेन रहे अर्थ के ऊपर। तो उनका भी क्या है, एक काफ़ी बड़ा रोल है हमारी अर्थ पे। नेक्स्ट देखिए, द ब्रीथ ऑफ द लाइफ।
जो सांस हम लेते हैं वो क्या है, क्या ज़रूरी है उसके लिए, हवा ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है उसके लिए, और ऑक्सीजन क्या है, आपकी एयर का ही एक पार्ट है। तो हमने जैसे कि बात की थी एटमॉस्फेयर है, तो भी हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट एयर की बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा, और वैसे भी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर है वो एयर क्या है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है, देखिए क्वेश्चन आ गया अब आपका यहाँ से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो ये क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसके अंदर ये कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। It is interesting to note that even the composition of air is result of life on the earth। ये composition है जो air की, जो इसमें गैसेस, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है, ये किसके लिए पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल है, लाइफ अर्थ पे मेंटेन रखने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा जो दूसरे प्लेनेट्स है, अगर हम बात करें वीनस की, मार्स की, वहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर तो है वहाँ पे, लेकिन एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, वो हमारे अर्थ के जो हवा का एटमॉस्फेयर है प्लेनेट का, उसका टेम्परेचर उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। वहाँ पे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन, 95 से लेकर 97% एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से है, वीनस और मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि आपने 5th चैप्टर में किया है, जो सेल का चैप्टर है हमारा, जैसे कि हम अपनी बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरियाज की बात करें। ठीक है, यूकैरियोटिक में आपके प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे। हम सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। किसका ब्रेक डाउन, जो हमने खाना खाया है, ग्लूकोज, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के टूटने के बाद बनता क्या है, एनर्जी। और उस एनर्जी का काम क्या है, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ है, जैसे बोलना है, चलना है, लिखना है, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है, हमारी एनर्जी की वजह से। और एनर्जी आती कहाँ से है, जब ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और ऑक्सीजन क्या है, आपकी एयर का एक कॉम्पोनेंट है। और जिसकी वजह से क्या प्रोडक्शन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा हमारे फूड का, ग्लूकोज का, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Another process which result in the consumption of oxygen and the competent production of carbon dioxide is combustion। एक और आपको बताया गया है कि कहाँ पे है ऑक्सीजन की जरूरत है। एक तो आपको पता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, दूसरा ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पे होती है, कंबशन प्रोसेस के अंदर। किस प्रोसेस के अंदर, कंबशन। कंबशन में क्या होगा, जो भी हम फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, या फिर फॉरेस्ट में जो फायर लगती है, या किसी भी चीज़ को अगर हमें जलाना है, तो जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन गैस जरूरी है। तो वहाँ पे भी क्या होगा, कौन सी गैस यूज़ होगी, ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमारी वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is mere fraction of the percent because carbon dioxide is fixed। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या है, यूज़ भी हो रही है और साथ साथ में वो क्या है, बन भी रही है। तो कहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ किया जाता है। अभी तो हमने बात की कि बनती कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने सांस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी। ठीक है, जो कंबशन हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, जो एक परसेंटेज है इसकी सैचुरेशन इतना है, वो किस वजह से मेंटेन रहता है यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो दूसरा देखिए किस कहाँ पे यूज़ होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बनाते क्या हैं, वो ग्लूकोज। ठीक है, पता ही होगा आपको, फोटोसिंथेसिस में वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गई, और बनता क्या है आपका, ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे हो गया आपका CO2 यूज़ एक। तो दूसरा CO2 कहाँ पे यूज़ होता है, जो मेरीन एनिमल्स हैं, जो समुद्र के पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो सी वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर जो डिजोल्व CO2 है उसका यूज़ करते हैं वो एनिमल्स अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं शेल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शेल्स। जैसे कि स्नेल के बारे में पता होगा, वो क्या करता है, एक हार्ड कवरिंग बना लेता है अपनी बॉडी के बाहर। और जो हार्ड कवरिंग है, जिसको हम शंख बोलते हैं, जिसको हम मंदिरों में यूज़ करते हैं, तो वो किस चीज़ का बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, पानी के अंदर से डिजोल्व गैस को, वो जो एनिमल है स्नेल वो उसको यूज़ करता है, और तब उससे बनता क्या है, हमारा शेल बनता है
एनिमल के बाहर। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व CO2 का। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रोल ऑफ द एटमोसफेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या रोल है। ठीक है, जैसे कि ना तो हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल करता कौन है, एटमॉस्फेयर करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है हमारी अर्थ के ऊपर, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो करती क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कैसा है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। एटमॉस्फेयर क्या करती है, एक एवरेज टेम्परेचर रखती है अर्थ का ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द होल ऑफ द ईयर, पूरे साल भी और एक दिन में भी। तो एटमॉस्फेयर करता क्या है, एकदम से इंक्रीज जो टेम्परेचर होता है डे टाइम पे उसको रोकता है, और एकदम से जो नाइट में टेम्परेचर कम होता है उसको भी रोकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ना तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे अर्थ पे और ना ही एकदम से टेम्परेचर डाउन जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो क्या करता है, जो हीट है, जो डे टाइम पे जो हीट अर्थ के अंदर आई है उसको धीरे धीरे से एटमॉस्फेयर से बाहर रिफ्लेक्ट करता है। एकदम से उसको एटमॉस्फेयर से बाहर रिफ्लेक्ट एयर नहीं करती है, जिसकी वजह से जो एकदम से टेम्परेचर है वो डाउन नहीं आएगा। अगर हम अपने मून की बात करें, अगर उसकी डिस्टेंस की बात की जाए सन की और जो अर्थ की, वो सेम ही है। सॉरी, सन की और जो मून की जो डिस्टेंस है वो क्या है, अर्थ की और जो सन की डिस्टेंस है सेम ही है। ठीक है, जैसे मान लिया ये आपका क्या है, सन है, और ये हमने ले लिया यहाँ पे मून, और ये ले ली हमने अर्थ। इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, नियरली इक्वल है। लेकिन जो हमारी ये अर्थ ले लिया है हमने और ये मून लिया है और ये हो गया आपका सन। लेकिन मून पे तो क्या होता है, दिन में टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस और रात को टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी। डिस्टेंस तो सेम ही है, सनलाइट तो सेम ही उतनी पहुँच रही है वहाँ पे भी, मून पे भी, अर्थ पे भी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, अलग अलग एयर्स की, एयर जो गैसेस की जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, मतलब हम बोल सकते हैं सिंपली एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन और राइज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, एक एक्टिविटी है यहाँ पे, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में। फर्स्ट में देखिए आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है आपको फुल ऑफ वाटर। ठीक है, बीकर भर लेंगे आप पानी के साथ। दूसरा आपको क्या लेना है, ए बीकर फुल ऑफ सॉइल और सैंड। आपको एक बीकर भर लेना है, एक तो आप सॉइल ले लीजिए या फिर सैंड ले लीजिए, या फिर दोनों भी डाल सकते हैं आप। तीसरा आपको ले लेना है क्लोज बोतल कंटेनिंग अ थर्मोमीटर। एक बोतल क्लोज कर दी गई है जिसके अंदर क्या लगा दिया गया है, थर्मोमीटर। अब देखिए बोतल क्लोज है तो उसके अंदर क्या होगी, हवा होगी। ठीक है, कीप देम इन द ब्राइट सनलाइट फॉर 3 आवर्स। इनको हमें क्या करना है, 3 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना है। फिर हमें तीनों का टेम्परेचर नोट करना है, तीनों वेसल्स का, और हमें देखना है कि जो टेम्परेचर है और आपको शेड में भी चेक करना है सेम टाइम पे। मतलब तीनों ही चीज़ों को आप छाया में भी रख देंगे और आपको धूप में भी रखनी है। तीनों चीज़ें अलग अलग 3 बीकर ले लेंगे आप, 3 को छाया में रख दिया आपने और 3 को आपने क्या कर दिया, धूप में रख दिया है। अलग अलग चीज़ें डाल के, एक में पानी डाल दिया है, एक में मिट्टी डाल दी है। ठीक है, और तीसरे में हमने क्या डाल दिया है, क्लोज करके उसमें हवा डली हुई है, थर्मोमीटर डाल दिया है। तो आपको बताना है इन द टेम्परेचर रीडिंग, जो अगर हम टेम्परेचर रीडिंग करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड के अंदर, क्या वो टेम्परेचर रीडिंग सेम है या फिर ज़्यादा कम है, किसके अंदर ज़्यादा कम है। तो देखिए जैसे कि आप जानते भी होंगे, जो हमारा पानी है, जैसे मान लिया हमने कंटेनर में लिया है पानी, फर्स्ट एक्टिविटी में यही है, और सेकंड में हमने ले लिया है यहाँ पे फुल ऑफ सैंड या फिर सोइल। तो जो पानी है वो ना तो जल्दी से गर्म होता है, ना ही जल्दी से वो ठंडा होगा। और जो हमारी मिट्टी है या फिर सैंड है वो क्या होगा, जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा होगा। तो इसका जो टेम्परेचर है, जो मिट्टी का टेम्परेचर है, थर्मोमीटर से हम रीडिंग नोट करेंगे। और जो पानी का टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा नज़र आएगा, मिट्टी का टेम्परेचर, क्योंकि वो जल्दी से गर्म होगी और जल्दी से ठंडी भी होगी। लेकिन जो पानी है ना तो जल्दी से गर्म होगा और ना ही वो जल्दी से ठंडा होगा। तो कौन सी एक्टिविटी में आपको टेम्परेचर ज़्यादा नज़र आएगा, जिस एक्टिविटी में आपका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको सोइल और सैंड आपने फिल किया है।
बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग विच वुड बिकम हॉट फास्टर द लैंड और द सी। तो इस एक्टिविटी के बेस पे आपको बताना है जो लैंड है वो जल्दी गर्म होगा या सी जल्दी गर्म होगा। तो देखिए लैंड जल्दी गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि लैंड के ऊपर क्या सारी मिट्टी है, सोइल ही है आपकी, या फिर सैंड है, और पानी है आपके सी के अंदर, तो पानी लेट से गर्म होगा। इज द थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सैंड और वाटर। जो कि आपकी रीडिंग है शेड के अंदर और जो कि आपकी रीडिंग है आपकी धूप के अंदर, ठीक है, जो छाया की रीडिंग है और धूप की रीडिंग, क्या वो रीडिंग सेम होगी? नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहाँ पे भी। नेक्स्ट इनका फोर्थ क्वेश्चन है, इज द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द क्लोज ग्लास वेसल सेम एज द टेम्परेचर टेकन इन द ओपन एयर। जो ओपन एयर में टेम्परेचर है और जो क्लोज ग्लास वेसल में टेम्परेचर है, क्या वो सेम होगा? वो भी सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो क्लोज ग्लास वेसल है उसके अंदर जो एयर है वो जल्दी से गर्म होगी। तो इसके लिए क्या रीज़न है, और डेली लाइफ से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्टिविटी की बात की गई है। अब देखिए कंक्लूजन बता दिया गया है यहाँ पे, एज यू हैव सीन अबाउट सैंड एंड वाटर डोंट हीट अप एट द सेम रेट। मैं बता चुकी हूँ आपको, जो सैंड है और वाटर है उसके गर्म होने का रेट और ठंडा होने का रेट सेम नहीं होगा। तो किसका कूलिंग रेट ज़्यादा होगा? सैंड का कूलिंग रेट ही ज़्यादा होगा। जैसे पता भी होगा आपको रेगिस्तान में क्या होता है, वहाँ पे सैंड ही सैंड है पूरा, वहाँ पे दिन में क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और रात में क्या होगी? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि सैंड क्या होता है, जितना जल्दी गर्म होता है तो उतना जल्दी वो ठंडा भी होता है। तो ये था आपके इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द एयर और विंड। जो हमारी हवाएं चलती हैं वो किस वजह से चलती हैं, ठीक है, जो हमारी विंड चलती है वो किस वजह से चलती है। तो देखिए आपको पता होगा, जब हम मॉर्निंग में और इवनिंग में जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं और जो डे का टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। शाम को हमें ठंडी हवा लगती है, ठीक है, दिन में हमें गर्म फीलिंग होती है, हवा गर्म होती है दिन के टाइम पे। Sometime we are lucky enough to get rains after some days of the really hot weather। और कई बार तो क्या होता है, काफ़ी दिनों तक गर्म है आपके दिन, एकदम से फिर बारिश आ जाती है। तो व्हाट कोज द मूवमेंट ऑफ द एयर, एयर किस वजह से चलती है। व्हाट डिसाइड द वेदर द मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ। तो जो मूवमेंट डिसाइड होगी आपकी, जैसे आपकी हवा चल रही है, एक तो जेंटल ब्रीज हो, ठंडी ठंडी हवा चले, एक आपकी स्ट्रॉन्ग विंड हो, आंधी चले, और एक है टेरिबल स्टॉर्म, एक आपका तूफान आ जाए, ठीक है। हवा तो तीनों में ही चल रही है, लेकिन डिफरेंस है उनके अंदर, वो डिफरेंस किस वजह से है। तो जितने भी ये डिफरेंस है, जितने भी फिनोमिना है, ये किससे रिलेटेड हैं? आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की जो हीटिंग है हवा की और जो वाटर वेपर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो हर जगह पे सेम नहीं है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया रेगिस्तान में, तो क्या होगा, वहाँ का जो आपका रेत है जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा होगा, तो जो उसके ऊपर हवा प्रेजेंट है वो भी क्या होगी, जल्दी से गर्म होगी और जल्दी से ठंडी होगी, ठीक है। तो सेम आपका यहाँ पे बताया है इन्होंने कि जो गर्मी होगी आपकी और जो ठंडी होगी आपकी, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के चेंज के ऊपर, कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा हमारा। वाटर वेपर्स इज़ फॉर्म ड्यू टू, जो वाटर वेपर्स बनते हैं वो किस वजह से बनेंगे, किसकी वजह से बनते हैं वाटर वेपर्स? जब आपकी वाटर बॉडीज़ हैं और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी वजह से बनेंगे आपके। जैसे पानी के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे। The atmosphere can be heated from below by the radiations and is reflected back or re-radiated back by the land or the water bodies। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, ऐसे मान लिया ये हमारी अर्थ है, ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट गिरी, हमारी अर्थ क्या हो गई है, गर्म हो गई है। तो अर्थ क्या करेगी, जो गर्मी है उसको क्या करेगी, री रेडिएट करेगी। री रेडिएट का मतलब है वो जो गर्मी है धीरे धीरे हमारे अर्थ से बाहर जाएगी। तो जो अर्थ के ऊपर की जो ये एयर है जहाँ पे ये री रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे गर्मी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ऊपर के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, हमारा री रेडिएशन, कहाँ से री रेडिएशन, लैंड से और वाटर बॉडी से। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन सेटअप हो जाएगा। 7th क्लास में किया है आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। किसके अंदर कन्वेक्शन सेटअप हो जाएगा, एयर के अंदर। और एयर क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। कहीं पे एयर ज़्यादा गर्म है, ठीक है, कहीं पे एयर कम गर्म है, तो जिसकी वजह से एयर क्या करना शुरू करती है, मूव करना शुरू करेगी, और उसी की वजह से आपकी क्या बनती है, विंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो विंड्स फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ एयर। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, उतना ही ज़्यादा मूवमेंट क्या होगी एयर की, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी में आपको इसी से रिलेटेड बताया गया है, मूवमेंट ऑफ एयर से रिलेटेड।
अनइवन हीटिंग की वजह से क्या है। तो नेक्स्ट देखिएगा आप उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है हमारा कि जो हमारे सी हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पे जो विंड चलती है डे टाइम पे और नाइट टाइम पे, उसमें जो चेंज है, जो फ्लक्चुएशन है, वो किस वजह से आता है। जैसे कि आपको पता होगा जो कि आपके कोस्टल रीजन्स हैं डे टाइम पे और जो आपके लैंड रीजन्स हैं वहाँ पे क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा। तो वहाँ पे देखिए क्या है, आपको पता है जो लैंड है वो क्या होंगे, जल्दी से गर्म होंगे। और जल्दी से गर्म होंगे तो जो लैंड के ऊपर, जैसे लैंड है मान लिया आपका और ये है आपका वाटर, सी मान लिया हमने, तो यहाँ पे जो लैंड है ये जल्दी से गर्म होंगे। तो जल्दी से गर्म होने के बाद जो यहाँ के ऊपर की हवा है वो भी क्या होगी, जल्दी से गर्म होगी। और जब ये हवा जल्दी से गर्म होगी तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये हवा हल्की होने की वजह से कहाँ उठेगी, ऊपर की तरफ। और नीचे क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो हमारी हवा क्या करेगी, जो सी के ऊपर जो हवा है जो कि ठंडी है वो क्या करना शुरू कर देगी, इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगी, सी से लैंड की तरफ। तो इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। डे टाइम पे क्या होगा, जो कोस्टल रीजन्स हैं हवा किसकी तरफ चलती है, समुंदर से लैंड की तरफ। ये आपको पता चल गया होगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि लैंड जल्दी से गर्म होगा, हवा हल्की होगी, वहाँ की ऊपर उठेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा हवा का वहाँ पे। और उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सी के ऊपर जो हवा है वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है, लैंड की तरफ। और रात को क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, लैंड क्या होंगे, जल्दी से आपके ठंडे भी हो जाएंगे, ठीक है। और सी जो डे टाइम पे आपकी हवा, जो सी के ऊपर जो आपका पानी है, जो ऊपर वाला सरफेस वाला, उसके जो कांटेक्ट में हवा होगी वो क्या होगी, गर्म ही रहेगी, क्योंकि जल्दी से पानी ठंडा भी नहीं होगा और जल्दी से गर्म भी नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो रात है, रात के टाइम पे क्या होगा, जो हवाएं हैं किससे किसकी तरफ चलना शुरू कर देती हैं, ज़मीन से समुंदर की तरफ, ठीक है, लैंड टू सी ब्रीज। तो ये रीज़न क्या है हवाएं चलने का, अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर। एयर की जो हीटिंग है लैंड के ऊपर और जो समुंदर है सी के ऊपर वो सेम नहीं है। तो यही बताया गया आपको यहाँ पे किस वजह से हवाएं चलती हैं। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। नाइट टाइम पे सी और जो आपका लैंड है वो कूल करना स्टार्ट होंगे। वाटर क्या होगा, कूल डाउन स्लोवर देन कंपैरिजन टू द लैंड। द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन एयर अबव लैंड, ठीक है। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको, ये सोल्व करने हैं आपको। द अपीयरेंस ऑफ द एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन द कोस्टल एरियाज एट नाइट। तो एट नाइट पे क्या होगा, हमारा जो एरिया होंगे वो कोस्टल एरियाज होंगे, वहाँ पे जो प्रेशर है हमारा वो लो और हाई कहाँ पे होगा। तो बता पाएंगे आप नाइट पे कहाँ होगा, प्रेशर कम कहाँ पे होगा हवा का और प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होगा। डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन्स में जब नाइट में जब एयर चलेगी तो वो एयर कहाँ से कहाँ चलेगी, लैंड टू सी या सी टू लैंड। आपको याद रखना है डे टाइम पे आपकी सी टू लैंड और नाइट पे उसके अपोजिट, ठीक है, लैंड टू सी। Similarly, all the movements of air result in diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in different region of the earth। तो जो हवाएं चलती है किसकी वजह से चलती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर अनइवन हीटिंग है, मतलब हर जगह पे एटमॉस्फेयर में सेम नहीं है, कहीं पे पानी है कहीं पे लैंड है, तो हीटिंग होगी जो एयर की वो सेम नहीं हो रही है। कुछ एक और भी फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं विंड्स को, वो क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स रेंज इन द पाथ ऑफ द विंड। जब माउंटेन्स रेंज आती है विंड के पाथ में तो ये फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं विंड के लिए, लेकिन इन फैक्टर्स को हम इस चैप्टर में डिटेल से नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम रेन के बारे में।